अकल पे इख्तियार है, वक्त हाथ में, कामयाबी है जात में, मैं जीता हर मैदान। जी तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे वो है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स क्या हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जितनी भी प्रोसेसिंग करते हैं या जो जो हम स्टेप्स लेंगे वो सारे के सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएंगे। Problem solving is a skill which can be developed by following a well organized approach. Programming is also a problem solving activity, यानी हम प्रोग्रामिंग को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी भी कह सकते हैं। इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, यानी आप में ये स्किल मौजूद है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विद अवेलेबल रिसोर्सेज, और एट द एंड आप रिजल्ट भी वही ले आते हैं जो हमें चाहिए और वो एक्यूरेट होता है, देन यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। तब आप में ये खसूसियत भी है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये हर फील्ड में ही ऑलमोस्ट यूज़ हो रही होती है, लेकिन एक बात यहाँ पे जो हम ध्यान में रखेंगे कि हम एक ही क्राइटेरिया या एक ही मेथड को हर फील्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज इफ़ यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट, लर्न टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द रिलेटेड सिस्टम अप्रोच। यानी अगर आप एक बिजनेस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स फील्ड से रिलेट करते हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अलग तरह से स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम की नेचर ही कुछ और होगी। इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अलग अलग तरह से अपनी मेथड्स को यूज़ करेंगे। हम एक ही मेथड को हर फील्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपके पास यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपके पास आ सकता है कि लिस्ट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, या आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की जो लिस्ट है या जो स्टेप्स हैं उसको आप लिखें, राइट डाउन करें। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसका आप आंसर देंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलो टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी तरह का मसला हो, हमने ये तो पढ़ा कि हर फील्ड में अलग अलग मेथड होंगे, लेकिन उन सभी मेथड्स में आप जिस भी मेथड में चले जाएं उसके स्टेप्स जो हैं वो सेम यही रहेंगे। अब वो स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए हम उनको पहले स्पेसिफाई कर लेंगे कि हमें जी ये चीज़ चाहिए। एनालाइज द प्रॉब्लम, देन हम प्रॉब्लम को अच्छे से उसका एनालिसिस करेंगे, हम उसकी ऑब्जर्व करेंगे, उसका बैकग्राउंड जानेंगे, हम देखेंगे क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे जब ये प्रॉब्लम हुई या इसके पीछे रीजंस क्या थी। हर चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे थर्ड स्टेज के ऊपर। इनको हम स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हैं और स्टेप्स भी कह सकते हैं। डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, जब आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ आ गई, यानी आपने अपने प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद जो स्टेज आती है वो है आपके पास एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की। अब बाज़ क्या करते हैं कि पहले फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं फिर एल्गोरिदम की तरफ जाते हैं, और कई जगह पे ऐसा होता है कि पहले एल्गोरिदम बनाया जाता है देन फ्लो चार्ट बनाया जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक स्टेप हम वैसे स्किप कर दें। जब हम ये कर लेंगे उसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप पे जाना है, राइट द प्रोग्राम कोडिंग। उसके बाद हमने लिखना है प्रोग्राम, और प्रोग्रामिंग को हम कोडिंग भी कहते हैं बिकॉज ये हमारे आम ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं होते प्रोग्राम, इसके लिए हम स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई हम इसको कोडिंग भी कह सकते हैं। टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, टेस्ट यानी जब हमने प्रोग्राम बना लिया हमारी तरफ से ओके हो गया, उसके बाद हमने उसकी टेस्टिंग करनी है कि क्या जो हमने प्रोग्राम बनाया ये हमें वैसा ही रिजल्ट, वैसे ही आउटपुट दे रहा है जैसी हमें रिक्वायर्ड थी या नहीं। अगर तो वो वैसी टेस्ट स्टेज में हो जाती है तो ठीक है। उसके बाद हमने डीबग करना है। डीबग का मतलब है कि हम गलतियाँ, एरर्स को ढूंढते हैं। एरर्स को ढूंढना उसको बोलते हैं बग। उनको ढूंढ के फिर हम उसकी करेक्शन करते हैं, या रेक्टिफाइंग ऑफ एरर इज कॉल्ड डीबगिंग।
उसके बाद हमारी स्टेज आ जाती है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। जब हमने टेस्ट भी कर लिया, प्रोग्राम बन गया, टेस्ट हो गया, गलतियाँ ढूंढ के भी ठीक कर ली प्रोग्राम में से, फिर हमारी तरफ से वो 100% ओके है। अब हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा देनी है। जब हम उसको अप्लाई करवा देंगे यानी हम फील्ड में ले आएंगे, उसके बाद अब हमने उसको मेंटेन भी रखना है कि जो हमारी एक स्टैंडर्ड हमने बना लिया, अब वो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन भी रहेगा। और वक्त के साथ साथ जो जो रिक्वायरमेंट होगी पब्लिक की या स्पेसिफिक एरिया की जहाँ पे हमने अपने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उसको वक्त के साथ साथ हमने अपडेट भी करना है। बिकॉज अपडेट का मतलब होता है कि नए आने वाली चीज़ों को हम साथ साथ अडॉप्ट करते जाएंगे, हम अपग्रेडिंग करते जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोग्राम में। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे चले जाएंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। देन लास्ट पे हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। फिर जब हर चीज़ हमारी सारी स्टेजेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं और वो हमारा प्रोग्राम जो है वो फाइनल हो जाता है। अब यहाँ पे मेंटेन एंड अपग्रेड दी या अपडेट द प्रोग्राम में जो मैंने आपको डिटेल बताई, ये बाज़-औक़ात हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम की नेचर कैसी है और आप किस चीज़ के लिए इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। हमने बच्चों इसके सारे स्टेप्स नहीं करने, ये हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम जस्ट उन्हीं स्टेप्स को ही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट था। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बाज़ जगह पे ये होता है कि एल्गोरिथम को ही सिर्फ ड्रा किया जाता है, फ्लो चार्ट को नहीं किया जाता। और कई जगह पे ऐसा होता है कि वो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों को ही साथ लेके चलते हैं। अब designing the algorithm requires to develop a finite list of steps to solve a problem। अब यहाँ पे फाइनाइट का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है होता है महदूद, यानी हमारे पास लिमिटेड इसके स्टेप्स होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, यानी वो काउंटेबल होते हैं। इसका कोई ना कोई एंड लाजमी होना ही होना है एल्गोरिदम का। ये क्या होता है, ये बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं। एल्गोरिदम को जब भी आप लिखेंगे उससे पहले हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये साथ साथ लाजमी लिखेंगे। It is then verified that whether the algorithm solves the problem as intended or not। जब हम एक एल्गोरिदम लिख लेते हैं या हम एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ये हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। राइटिंग एल्गोरिदम इज़ ऑफन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब एक एल्गोरिदम को लिखना हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में एक डिफ़िकल्ट पार्ट समझा जाता है, बिकॉज़ इसको हमने स्टेप बाय स्टेप सारे को इन डिटेल लिखना होता है। अब इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, अब ये भी आपके पास जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम्स परफॉर्म्स एट लीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स, यानी ये जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप हमारे पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट क्या होता है, गेट डाटा, यानी कोई भी डाटा जो हमें अभी रॉ डाटा है हमारे पास वो हमारी इनपुट है। उसी डाटा के ऊपर जब हम वर्किंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगी, हमारा प्रोसेसिंग स्टेज आएगा, यानी जितनी भी हमने वर्किंग की वो सारी की सारी प्रोसेसिंग में आएंगे। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारे पास रिजल्ट शो होता है वो हमारे पास होता है आउटपुट, यानी डिस्प्ले रिजल्ट। अब ये 3 स्टेप्स जब हम परफॉर्म कर लेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास हमने एक शुरू पे स्टेप्स में एक टेस्टिंग की स्टेज पड़ी थी, तो एल्गोरिदम को भी ड्रा करने के बाद इसकी भी टेस्टिंग होती है कि क्या वाकई एल्गोरिदम हमने ठीक से ड्रा किया है या नहीं। यहीं पे हमने एक लाइन पढ़ी थी यहाँ पे, इट इज़ देन वेरीफाइड दैट वेदर द एल्गोरिदम सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। तो उसी को चेकिंग करने के लिए जो टर्म यूज़ हो रही है वो है हमारे पास डेस्क चेकिंग। तो डेस्क चेकिंग क्या होता है, इसने स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है आपके एल्गोरिथम को कि क्या वाकई आपने अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है या नहीं किया है। इसमें हमारे पास एक और टर्म यूज़ हो रही है प्रोग्राम की। तो ये भी आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम है क्या। तो प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
यानी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हमारी प्रोग्राम कहलाती हैं। यानी अगर मैंने टू वैल्यूज़ को सम करना था तो सम करने के लिए मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, वो एक प्रोग्राम होगा। अब ये जो प्रोग्राम है ये कंप्यूटर को हम कैसे देंगे, बिकॉज कंप्यूटर तो एक मशीन है और वो हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम को लिखा जाएगा वो हमारी कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा जो टर्म हमने डेस्क चेकिंग यहाँ पे पढ़ी वो भी आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो उसके अंदर आप उसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे। डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम। यानी आपने एक एल्गोरिथम की डिटेल्ड और विद केयर आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या ये वाकई ही सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर द सेम सम टेस्ट डाटा, यानी आपने डाटा को टेस्ट करना है। एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज एग्जाम्ड। अब हमने यहाँ पे 3 स्टेजेस पढ़ी थी कि सबसे पहले आपको एक इनपुट दी जाती है, उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, देन हमारे पास आउटपुट आती है। तो प्रोसेसिंग में ये डिस्क चेकिंग होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ड्रा फ्लो चार्ट। यानी यहाँ तक हमने एल्गोरिथम का पढ़ा। अब फ्लो चार्ट क्या है, हमारे पास बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, यानी हम डाटा को तस्वीरी शक्ल में शो करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये फ्लो चार्ट है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं, हर सिंबल का अलग अलग नाम और उसका एक्शन होता है और हम उसके नाम से ही उसको स्पेसिफाई करते हैं। आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रा फ्लो चार्ट। यानी जब आप एक एल्गोरिथम ड्रा कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट in fact maps the algorithm to a pictorial representation which helps to understand the flow of control and data in the algorithm। यानी एल्गोरिथम में हमने ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा, उसी को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसमें एरो लाइंस यूज़ होती हैं जिनको फ्लो लाइंस बोलते हैं। ये हमारे फ्लो को शो करता है प्रोग्राम की कि आपका प्रोग्राम का फ्लो क्या है। यानी पहले स्टार्ट है उसके लिए ओवल शेप यूज़ करेंगे, इनपुट के लिए अलग से शेप होगी, प्रोसेसिंग के लिए अलग होगी, फिर हमारे पास आउटपुट के लिए अलग है, डिसीजन, डायमंड सिम्बल्स, डिफरेंट टाइप के हम सिम्बल्स यूज़ करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है राइट दी प्रोग्राम कोड। ये भी हमने स्टेप अभी भी पढ़ा था कि जब हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को ड्रा कर लेंगे तो उससे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास प्रोग्रामिंग का। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स दी कन्वर्शन ऑफ एन एल्गोरिथम टू अ प्रोग्राम। यानी इस स्टेप के अंदर हमने जो एक एल्गोरिथम ड्रा किया था उसको अब हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। रिटन इन एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। फॉर दिस पर्पस द प्रोग्रामर मस्ट नाउ द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। इस पर्पस के लिए जो प्रोग्रामर है उसको पता होना चाहिए, मस्ट नाउ द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स का पता होना चाहिए। The grammatical rules of a programming language to write program are referred to as syntax। अब यहाँ पे syntax क्या है, ये आपके पास अलग से इसकी एक डेफिनेशन भी बन सकती है लास्ट 2 लाइन्स की कि syntax ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है। तो syntax होता है उसके प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसके ग्रामेटिकली जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे हमारी प्रोग्रामिंग का syntax कहलाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया टेस्ट एंड डीबग दी प्रोग्राम। अब इसके अंदर हमने नेक्स्ट स्टेज पढ़ी थी कि जब हमने प्रोग्रामिंग कर ली तब हम उसको चेक करेंगे कि क्या वाकई ही ये सही है या नहीं है। तो उसको चेकिंग करने के लिए हम टेस्टिंग करेंगे और उसमें एरर्स को ढूंढते हैं, एरर्स को हम बोलते हैं बग। और जब हम उन एरर्स को ढूंढ लेंगे तो उसके बाद हम उसके ऊपर जो रिजल्ट आए उसको ढूंढने के बाद हम उसकी जो रेक्टिफिकेशन करेंगे या उसकी करेक्शन करेंगे उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। तो यहाँ पे ये हमारे पास डीबगिंग की डेफिनेशन है। डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। यानी डीबगिंग क्या है कि एरर्स को ढूंढना और उसके बाद उनको रिमूव करना। यहाँ तक आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया डीबगिंग का। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। ये आपके पास एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग एरर। तो आप बताएंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। अब वो एरर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास है एक सिंटैक्स एरर,
देन रन टाइम एरर, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी लॉजिकल एरर्स। तो अब ये क्या है, ये आपके पास ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ एरर्स, या आपके पास अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और कोई से दो एरर्स का आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब सिंटैक्स एरर क्या है, सिंटैक्स एरर्स ऑकर व्हेन द प्रोग्राम वायोलेट वन और मोर ग्रामेटिकल रूल। हमने पहले भी पढ़ा कि सिंटैक्स क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स को बोलते हैं। तो जब आप प्रोग्राम लिखते हुए कोई ग्रामर की गलती करते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस एरर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है सिंटैक्स एरर। इसके लिए ये जो आपकी फर्स्ट टू लाइंस हैं, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब हमारे पास इसका, हम इसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, जब ट्रांसलेटर या कंपाइलर जो है वो इसको ट्रांसलेट करेगा तब वो इसकी करेक्शन कर सकता है। अब ट्रांसलेटर क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कंप्यूटर है वो हमारी ज़ुबान को समझ ही नहीं सकता, ना हम उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। तो दरमियान में जैसे एक ट्रांसलेटर होता है ना, वो हमारी बात कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में और उसको बताएगा, उसकी बात को कन्वर्ट करेगा हमारी लैंग्वेज में और हमें आउटपुट शो करवाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास हमने तो टाइप करना था यहाँ पे वर्ड प्रिंट, लेकिन हमने प्रिंट की जगह पे क्या हमने लिख दिया, वहाँ पे PINT लिख दिया। अब क्या हुआ कि जब हमारा ट्रांसलेटर डिकोड करता करता इस लाइन पे आया, तो उसने देखा कि प्रिंट तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो उसने स्क्रीन के ऊपर एरर शो कर दिया कि जी यहाँ पर एरर है। क्या एरर है, सिंटैक्स एरर है कि हमने लिखने में मिस्टेक की, हमने प्रिंट की जगह पे प्रिंट लिख दिया। यहाँ पे एक और चीज़ समझने के लिए कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं ना, तो वो आपके पास, कंप्यूटर के पास उसका सोल्यूशन नहीं है, आपके पास एरर आ जाएगा कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। अब आपके पास नेक्स्ट एरर आ गया रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर क्या होता है कि व्हेन द प्रोग्राम directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by zero। यानी जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो कोई इलीगल फंक्शन परफॉर्म करे, जैसे ज़ीरो पे किसी चीज़ को डिवाइड करे, ये हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया कि जब हम किसी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास नहीं आएगा, तो ये कंप्यूटर के लिए इलीगल फंक्शन है, बिकॉज कंप्यूटर के पास इसकी कोई भी इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं कि ये रन टाइम एरर्स हैं। और रन टाइम एरर्स जो है ये जब भी ऑकर होंगे तो वो कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन को वहीं पे रोक देंगे, यानी कंप्यूटर की वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होगी, वहीं पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक डायलॉग मैसेज जो है वो अपीयर हो जाएगा, यानी हमारे पास एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू में आप ले लें कि एक मैसेज अपीयर होगा कि ये जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर ऑकर्स ये कब होंगे, व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक। ये सबसे डिफ़िकल्ट एरर्स होते हैं, इनको रेक्टिफाई करना या इनको ढूंढना सबसे डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने लॉजिक की गलत दी होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने करना था किसी चीज़ को ऐड, प्लस करना था, प्लस की जगह की बजाय मैंने माइनस लिख दिया। अब क्या होगा कि कंप्यूटर ने देखा कि ना तो कोई सिंटैक्स एरर है, ना ही कोई रन टाइम एरर है, उसने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। जब हमारे पास रिजल्ट आया तब मैंने देखा कि ये रिजल्ट तो वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए था। तो उस वक़्त ये हमारे पास ऐसा एरर कहलाता है कि ये लॉजिकल एरर है, क्योंकि इसकी लॉजिक ही रॉन्ग है। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट, यानी इन एरर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। हम इसको कब ढूंढ सकते हैं, जब हमारे पास रॉन्ग आउटपुट आएगी, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि ये सही है या रॉन्ग है। अब नेक्स्ट हमने टॉपिक देखना है, वो है हमारे पास एल्गोरिथम। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स which if followed accomplished a particular task. An algorithm must be clear, finite and effective. एक एल्गोरिथम जो है उसके स्टेप्स जो है वो महदूद होंगे, यानी हमें लिमिट पता होगी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और हर चीज़ विद डिटेल लिखते हैं हम। अब इसको, एल्गोरिथम को लिखने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ चाहिए होगी, यानी हम कुछ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे और उसके थ्रू हम एक एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब वो स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं, हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रेटजीज़ हैं। हम अभी उन स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इसकी स्ट्रेटजी है इन्वेस्टिगेशन, सेकंड है हमारे पास प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम और थर्ड है रिफाइनिंग दी एल्गोरिथम। ये 3 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और हम अपने एल्गोरिथम को ड्रा करेंगे। अब हम फर्स्ट स्ट्रेटजी को देखते हैं कि वो क्या है।
आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस एंड आइडेंटिफाई द रिपीटेशंस। इसमें हम इन थ्री चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम में क्या होगा, डिवाइस अ हाई लेवल एल्गोरिथम, यानी एक हाई लेवल एल्गोरिथम को हम देखेंगे। स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम डज द walk through reveal and major problems, if it does then correct the problem। अगर हमारे एल्गोरिथम में हमें कोई कोई लग रही है कि हमें इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए या कहीं पे हमें कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो हम उसकी करेक्शन कर लेंगे। फिर रिफाइनिंग दी एल्गोरिथम है, इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट इंडिकेटेड इन स्टेप 2, group together processing the where appropriate, group together variable where appropriate, test the algorithm again by स्टेपिंग थ्रू इट। तो ये थ्री स्ट्रेटजीज हैं, ये आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने इन तीनों स्ट्रेटजीज के नाम बताने हैं। अगर वो आपसे किसी एक स्ट्रेटजी का कह देते हैं, सपोज आपको कहते हैं कि लिस्ट डाउन द स्टेप्स ऑफ रिफाइनिंग दी एल्गोरिथम या डिफाइन रिफाइनिंग दी एल्गोरिथम, तो उसमें आपने इसके ये तीनों स्टेप्स लिखने हैं। इसी तरह से सेम ऊपर इन दो स्ट्रेटजीज में भी हम करेंगे। अब यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करनी है वो है प्रॉब्लम नंबर 2, मेकिंग टी। यानी आपने चाय बनानी है घर में और उसके लिए आपने एल्गोरिथम ड्रा करना है कि कौन कौन से आप स्टेप्स लेंगे। तो उसके लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं वो हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं वो, पुट टी लीव्स इन पॉट, यानी सबसे पहले आप पॉट के अंदर टी लीव्स को डालेंगे। उसके बाद आपने बॉयल वाटर, पानी को बॉयल करना है। ऐड वाटर टू पॉट, आप उस पॉट के अंदर आप पानी को ऐड करेंगे। वेट 5 मिनट, आप 5 मिनट तक वेट करेंगे। पोर टी इनटू कप, और उसके बाद आप उसको कप में डाल के पेश कर देंगे। बेसिकली हमारे पास क्या था कि यहाँ तक हमारे पास चाय बनाने का पूरा प्रोसेस या तरीका लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या करना है कि इन्हीं, पहले तो आप ये देखिए हमने इसको स्टेप में डिवाइड किया 1 2 3 4 5। अब हमने स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़े थे इसके, अब हमने उसको 1 बाय 1 डिस्कस भी करना है। यानी फर्स्ट हमने पढ़ा था रिफाइनमेंट, तो रिफाइनमेंट में जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारा पुट टी लीव्स इन दी पॉट, तो उसको हम यहाँ पर कैसे करेंगे। अब आप देखिए टी लीव आपने पॉट में डालने हैं, उसके लिए आपने क्या क्या किया। सबसे पहले तो आपने बॉक्स को ओपन किया जिसके अंदर टी लीव्स थी। उसके बाद आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल ऑफ टी लीव्स, आपने जो टी लीव्स थे उसके साथ आपने 1 चम्मच को फिल किया। फिर आपने पुट स्पूनफुल इनटू पॉट, जो आपने चम्मच के अंदर टी को ऐड किया था, टी लीव्स को, उसको आप पॉट के अंदर डाल देंगे। एंड क्लोज बॉक्स ऑफ टी, जब आपने उस टी लीव्स को डाल दिया उसके बाद आप अपने बॉक्स को बंद कर लेंगे। दोबारा से देखिए इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने टी लीव्स का डिब्बा उठाया, उसको खोला, उसमें से हमने चम्मच को टी लीव से फिल किया, अपनी चाय जिसमें हम पॉट में बना रहे थे उसके अंदर डाला और उस टी लीव वाले डिब्बे को बंद कर दिया। सेकंड हमारे पास स्टेप क्या था, बॉयल वाटर। अब हमने वाटर को बॉयल करना है, तो बॉयल करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फिल केटल विद वाटर, हमने केटल को वाटर से फिल किया। स्विच ऑन केटल, हमने केटल को ऑन किया। वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड, हमने तब तक वेट किया जब तक कि वाटर जो है वो बॉयल नहीं हो जाता, यानी पकने नहीं लग जाता या उबलने नहीं लग जाता। स्विच ऑफ केटल, जब पानी बॉइल्ड हो गया उसके बाद हमने केटल को स्विच ऑफ कर दिया। अब थर्ड जो हमारा फिफ्थ स्टेप था उसके अंदर हमने क्या किया है, पोर टी फ्रॉम पॉट इनटू कप। अब हमने, हमारी चाय तैयार थी, हमने इसको कप के अंदर डाला। अंटिल कप इज़ फुल, कब तक डालते गए जब तक कि कप हमारा फुल नहीं हो जाता। तो ये हमने फर्स्ट जो हमारी स्टेज थी ना, फर्स्ट रिफाइनमेंट, वो हमने कंप्लीट कर ली। इसी तरह से अब आप आ जाएंगे अगर सेकेंड रिफाइनमेंट के ऊपर, तो उसमें आपने फिल केटल विद वाटर, आपने केटल को वाटर के साथ फिल करना है। उसके बाद आपने फिर क्या किया इसके अंदर, पुट, आपने इसके अंदर जी पुट की केटल अंडर टैप, आपने यानी केटल को फिल करना था पानी से, तो आपने उसके अंदर जो है वो टैप को ऑन किया और पानी डालना शुरू किया। टर्न ऑन टैप, टैप को आपने ऑन कर लिया, फिर आपने उसके अंदर वाटर डालना शुरू किया, यहाँ तक जब तक कि आपकी केटल फिल नहीं हो गई, यानी फुल हो गई, या आपको जितना चाहिए था उतना पानी आपने ले लिया। उसके बाद आपने टैप को कर दिया बंद। अब हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल पूरे जो है ना
हमारा जो एल्गोरिथम है उसकी यहाँ पे बताया गया कि एल्गोरिथम हमारा कैसा बनेगा तीनों स्टेजेस के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सारे स्टेप्स जो अभी अभी हमने डिस्कस किए। अब उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है ये हमने देखा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है फ्लो चार्ट की। उसके बाद जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है ना फ्लो चार्ट का, तो आपने इसकी डेफिनेशन प्लस कोई सा एक फ्लो चार्ट खुद से आपने ड्रा करना है लाजमी। अब फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं, वो सिंबल्स कौन कौन से हैं अभी हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं ओवल शेप, ये स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया रेक्टेंगल, ये प्रोसेसिंग के लिए होता है। फिर आपके पास इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम है। फिर डायमंड सिंबल है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए है। सर्कल, ये कनेक्टर के लिए। कनेक्टर क्या करता है कि अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पेज के एंड पे कनेक्टर का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जी ये हमारा पेज, इस पेज की बात करें या हम नेक्स्ट पेज की बात करें, ये जो सेकंड वाला कनेक्टर है ना, ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर, ये इस चीज़ के लिए है। और ये सर्कल वाला जो कनेक्टर है ये बाज़-औक़ात कंप्यूटर फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। देन आगे फ्लो लाइंस, यानी एरोज़ हैं, इनको फ्लो लाइंस बोलते हैं। फिर अगर आपने कोई प्री डिफाइंड प्रोसेस है, यानी खुद से आपने किसी चीज़ की के तौर पे आप लेने के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगर आपने किसी भी जगह के ऊपर अपने रिमार्क्स देने हैं, जब भी हम फ्लो चार्ट के उस हिस्से पे आएंगे तो आपके रिमार्क्स शो होने लग जाएंगे, तो उसके लिए हम ये रिमार्क्स सिंबल यूज़ करेंगे। देन हमारे पास आ गई थी इसकी गाइडलाइन, कि अब हमने फ़्लो चार्ट के सिंबल्स तो देख लिए, अब हमने देखना है कि फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या-क्या रिक्वायर्ड है या कैसे-कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास आ गया कि फ़्लो चार्ट को ड्रा जब आपने करना है, तो इन ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी जितनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको आप लॉजिकल ऑर्डर में लिख लें। फ्लो चार्ट अब हमारा होना कैसा चाहिए, शुड बी नीट, क्लीन, क्लियर एंड इजी टू फॉलो, बिल्कुल क्लियर हो, उसमें किसी तरह की कोई भी एम्बिगुइटी ना हो या उसके अंदर हमारे पास ओवरलैपिंग ना हो, कटिंग ना हो, दिखने में क्लियर होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी एम्बिगुइटी इन अंडरस्टैंड दी फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने में आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या भाम नहीं होना चाहिए। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, आमतौर पर जो फ्लो चार्ट का एक ट्रेंड है उसका फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ या लेफ्ट टू राइट होता है। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल में जस्ट वन लाइन या एंटर हो सकती है या वो इसमें से बाहर जा सकती है। जैसे अभी आपके सामने इधर हमें नज़र आ रहा है ये प्रोसेसिंग सिंबल है, इसमें आप देखें कि एक फ्लो लाइन लेफ्ट टू राइट है या टॉप टू बॉटम, ये उसके फ्लो को शो कर रहा है। और वैसे भी इसमें सिर्फ एक फ्लो लाइन है जो एंटर हो रही है और एक फ्लो लाइन उसमें से बाहर जा रही है। Only one flow line must enter or enter a decision symbol, but two flow lines, one for each possible answer, must leave it. यानी ये देखिए इसमें एंटर होने के लिए जस्ट वन हमारे पास लाइन है, लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए हमारे पास टू लाइंस जो हैं वो शो हो रही हैं जो इसमें से येस या नो को शो करेंगी। चूंकि ये डायमंड सिंबल है, यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे येस नो ऑप्शंस के लिए यूज होंगी टू फ्लो लाइंस। ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल, टर्मिनल सिंबल होता है जो चीज़ को वहीं पे रोक देगा, स्टॉप करने के लिए यूज़ होगा। इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज़ अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड, इसके अलावा स्टार्ट एंड एंड के लिए हमारे पास ओवल शेप यूज़ होगी। ये जो है ये हमारे पास एंड के लिए सिंबल है और ये हमारे पास स्टार्ट के लिए सिंबल है। इसकी पहचान की हालांकि शेप सेम है, इसमें एरो जो है वो इंटर हो रहा है और इसमें से एरो बाहर जा रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमने कोई कमेंट्स लिखने हैं या हमने रिमार्क्स देने हैं तो वो हम इस सिंबल के अंदर देंगे। उसके बाद आ गया इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स, अगर हमारा फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर, तो हमें चाहिए कि हम कनेक्टर का यूज़ कर लें टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि बाजू का जब हमारा फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस सूरत में भी हम कनेक्टर यानी सर्कल को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि आप यहाँ पे कनेक्टर को यूज़ कर सकते हैं।
It is useful to reset the validity of the flowchart by passing through it with a simple test data. उसके बाद यहाँ पे दोबारा से टेस्टिंग की बात हो रही है कि जब आप फ्लोचार्ट को बना लेंगे, आपने ड्रा कर लिया, तो तब आप उसको लाजमी तौर पे टेस्ट ज़रूर करें उसको। अब हमारे पास आ गए इसके एडवांटेजेस ऑफ फ्लोचार्ट कि फ्लोचार्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यानी हमें फ्लोचार्ट ड्रा करने के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। With the help of flowchart, the logic of an algorithm can be described more effectively. अगर आप flowchart ड्रा कर लेते हैं, वैसे भी देखिए जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना किसी भी चीज़ की, वो ज़्यादा जल्दी समझ आती है, यानी विजुअल जो होता है ना वो ज़्यादा जल्दी, पिक्चर जो है वो हमारे पास एक कोट है, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि पिक्चर जो है उससे ज़्यादा अच्छी समझ आती है एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। सपोज अभी आपके पास अगर पूरे पेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको कोई कहता है कि ये सारे को पढ़ के बताएं क्या है, तो ज़ाहिर बात है, जब तक पूरे पेज को रीड आउट नहीं कर लेते तो आपके लिए मुश्किल है। इसकी बजाय अगर वही मैं स्केच के फॉर्म में बता दूं, कोई भी हम पिक्चर ले लेते हैं, वो हमारे पास सामने शो हो रही है, बल्कि आप ये देखें, ये अगर हमारे पास इधर हम फ्लो चार्ट को इधर अगर हम देख लेते हैं, तो ये देखें, अब इसी को अगर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखूँ तो आपको सारे को पढ़ेंगे देन मुझे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पिक्चर देख के पता चल गया कि ये वाला जो सिंबल है ये स्टार्ट के लिए है, ये हमारे पास जो है वो वर्किंग हो रही है यानी प्रोसेसिंग है, या ये इनपुट दी जा रही है, ये हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है, ये डिसीजन है, ये दोबारा से आउटपुट है। अच्छा, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, ये जो दोनों सिंबल्स है ना, इनकी जगह पे ये वाला सिंबल आना चाहिए था, बिकॉज ये प्रोसेसिंग के लिए सिंबल है, ये प्रिंटिंग यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है। अब हमारे पास आ गया इसका सेकंड, एज ए फ्लो चार्ट एज are part of the design document, hence maintenance of operational programs become easy. The flowchart act as a guide. flowchart जो है वो एक गाइड के तौर पे यानी की के तौर पे काम करता है प्रोग्राम डेवलपर के लिए, यानी प्रोग्राम जब हमने डेवलप करना है तो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए ये हमें की बुक की, जैसे हमें आप ये देखिए, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या मैथ्स का कोई क्वेश्चन अगर आप या कोई भी क्वेश्चन है, उसका अगर आंसर आपके पास मौजूद है तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह फ्लो चार्ट जो है वो एक गाइड का काम करता है, यानी आपको इंस्ट्रक्शंस देता है या आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरह से अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है, या इजीली आप कैसे पहुंचेंगे, आपकी हेल्प आउट कर देगा, या आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली समझ सकते हैं। Therefore, they help the programmer to put effort more efficiently on the underlying problem. द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डीबगिंग प्रोसेस। फ्लो चार्ट जो है वो डीबगिंग में भी हेल्प आउट करेगा, यानी हमारे जो एरर्स हैं प्रोग्राम में उनको ढूंढ के रेक्टिफाई करने में भी मदद देगा। कैसे? अब ये जैसे हमारे पास एक फ्लो चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, अब आप इन दोनों में देखें तो हमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम विजुअली देख के बता सकते हैं, अच्छा जी इस स्टेप में मिस्टेक है, या स्टार्ट में मिस्टेक है, इनपुट में मिस्टेक है, कहाँ पे है, तो वो हम इजीली समझ सकते हैं। अब हमारे पास आ गई इसी की लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस ऑफ फ्लोचार्ट मतलब इसके अब डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा, इसको ड्रा करना डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सिंबल्स यूज़ करने हैं, तो उनको ड्रा करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। किस चीज़ के लिए? फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे पास कोई बड़ी सारी प्रॉब्लम हो या कॉम्प्लेक्स हो, यानी जिसके अंदर हमें ज़्यादा सारे डिसीजन लेने हो, तो वहाँ पे ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। इफ़ अल्टरेशंस आर रिक्वायर्ड, अगर हमें किसी किस्म की चेंजिंग करनी है फ्लो चार्ट के अंदर, तो तब हम वैसे ही नहीं कर सकते, हमें सारे का सारा फ्लो चार्ट दोबारा से ड्रा करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हो गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में से आपसे क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 रिक्वायर्ड था, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपने बताना है बेसिक इज अ, बेसिक क्या है? तो बेसिक हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये असेंबली नहीं, जस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है ये हमारे पास। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे सेकंड के ऊपर, हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? तो वो हमारे पास होते हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस। इसका आंसर हमारे पास आएगा मल्टीपल। प्रोग्राम यानी कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आएगा। फिर प्रोग्राम अपग्रेडिंग द रेफर्स टू, यहाँ पर हमारे पास आएगा इसका आंसर प्रोग्राम इन्हेंसमेंट।
इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, बिकॉज इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सारे ही होते हैं। टाइपोग्राफिकल एरर्स इन बेसिक स्टेटमेंट्स आर, वो कौन कौन से हमारे पास एरर्स होते हैं, वो हैं जी हमारे पास सेंटेक्स एरर्स। इसी तरह डायमंड सिंबल किस चीज़ को शो कर, डायमंड सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द, डायमंड सिंबल किस चीज़ को शो करता है, ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग को शो करेगा। डिवीजन बाय ज़ीरो इज़, ये कौन सा एरर है, ये आप यहाँ पे बताएंगे हमारे पास इसकी लॉजिक रॉन्ग है, सिंटैक्स एरर है, कौन सा एरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब वेरियस फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एज वेल, तो एज द वे इट इज़ यूज्ड, ये आपके पास आ जाएगा यूज़र मैनुअल। इसी तरह से नेक्स्ट है एल्गोरिथम इज़ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, द टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्कर इज़ यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आपने करने हैं उनके, वो आप देखिएगा हमारे पास है जी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर है इसका 5। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5 करना है, फिर आपने 6 क्वेश्चन नंबर करेंगे, देन आपने 7, 8 और 9, ये आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। और 10 में से आपने करना है फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपने करना है इसका फोर्थ क्वेश्चन, देन इसका आप करेंगे यानी 10th में से आपने इसका करना है फर्स्ट, देन आपने इसका करना है फोर्थ, फिर आपने इसका करना है 5 और उसके साथ आप इसका करेंगे 7th क्वेश्चन, और लास्ट वाला उसका 8th क्वेश्चन भी आप करेंगे। इसके अलावा ये 9th और 10th ये भी आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, यानी ये सारे क्वेश्चंस आप इसके करेंगे। और उसके साथ ही हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड चैप्टर को।